नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। कई फ्रेंड्स ने कहा कि मैरिज का मुहूर्त निकालने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम मैरिज का शुभ मुहूर्त किस तरीके से निकालते हैं। अब मैरिज के शुभ मुहूर्त की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर मैं उन सभी पर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने रखा हुआ है विश्व विजय पंचांग, आप भी देख सकते हो इसको। श्री विश्व विजय पंचांग है और विश्व विजय पंचांग से मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि हम डेट किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि मैरिज के मुहूर्त के कई सारे आपके एस्पेक्ट हैं। उसमें सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि डेट ऑफ मैरिज क्या होगी। फिर डेट ऑफ मैरिज निकालने के बाद हमें देखना होता है लग्न ऑफ मैरिज, किस वक्त पे मैरिज की जाए। तो वो एक सेकंड पार्ट में मैं किसी दिन लूँगा। फिर जो हम डेट ऑफ मैरिज निकाल रहे हैं उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उसमें कई तरीके के दोष होते हैं यदि हम निकालते हैं, मगर जो मैंने विश्व विजय पंचांग लिया है, आपको उन दोष वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम मुहूर्त निकालते हैं उसमें त्रिबल शुद्धि का भी आपका एक रोल होता है, तो वो यहाँ पर इस विजय पंचांग में उसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक लेमैन जिसको एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मालूम है, वो भी मैं जिस तरीके से आज बताने वाला हूँ इस पंचांग से, वो एक शुभ मुहूर्त ढूंढ सकता है। अब हमें क्या करना है जब भी मैरिज का मुहूर्त निकालना है, तो सबसे पहली बात यह है कि शादी होगी तो वर और वधू दो लोग होंगे। आप उनके गुण मिलान कर सकते हैं, उसके बारे में मैं सेपरेटली किसी वीडियो में बताऊंगा, वो भी पंचांग से हम कर सकते हैं। गुण मिलान करनी है, आपकी शादी तय होगी, आपके पास कोई भी आपके रिलेटिव आते हैं कि भाई इनकी हमें मैरिज करनी है, तो सबसे पहला आपको काम करना है। जनरली मैरिज के केस में हम एक्चुअल कुंडली नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होता। तो मैरिज की जो हम डेट डिसाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वर और वधू दोनों के नाम से ही निकालते हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यदि किसी का एक्चुअल चार्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप एक्चुअल चार्ट ले लीजिए, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर नहीं अवेलेबल है, और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस में हमें नहीं मालूम होता कि उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तब हम उनका जो भी नाम है, डे टू डे जिस नाम को हम यूज़ करते हैं, उस नाम की राशि ले लीजिए। नाम राशि जिसे हम बोलते हैं, हर एक नाम की एक राशि होती है, तो वो सेपरेटली आप देख सकते हो पंचांग में अवेलेबल होती है। नाम की हमने राशि ले ली। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि गर्ल का नाम ए से शुरू होता है और बॉय का नाम आर से शुरू होता है। गर्ल का नाम ए से है, बॉय का नाम आर से है। तो गर्ल का नाम यदि ए से शुरू होगा तो उसकी नाम राशि मेष राशि होगी, एरीज। बॉय का नाम आर से शुरू होगा तो उसकी नाम राशि तुला होगी, लिब्रा। तो अब हमें ऐसे एक लड़की और लड़के का मुहूर्त निकालना है जिसके की नाम राशि लड़की की आपकी एरीज है और लड़के की नाम राशि आपकी तुला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पंचांग को खोलना है, और पंचांग को खोलने के बाद इसके अंदर मैं विश्व विजय पंचांग की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसके पेज नंबर 2079 में आप 28 पेज पर जाएंगे तो पेज पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ईयर 2022 है, तो उसका संवत 2079 है। या लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये वर लिखा हुआ है एक कॉलम में, और राइट साइड में लिखा हुआ है कन्या। अब ये वर की क्या क्या राशि हो सकती है वो लिखी हुई है यहाँ पर। मेष राशि का वर है, तो उसके लिए कौन कौन सी डेट सूटेबल है। अब सपोज अभी जून चल रहा है और मैं एक मेष राशि के वर्ग के लिए, वो जो मैंने केस बताया था, गर्ल की राशि मेष है और बॉय की राशि तुला है, उनका मुझे शुभ मुहूर्त निकालना है जुलाई के महीने में। आपके पास नेटिव आएगा, वो कहेगा भाई जुलाई में बताइए आप, तो आपने क्या करना है, कन्या की राशि मेष है तो कन्या में जाइए, मेष राशि आप देख लीजिए। मेष राशि में जुलाई मंथ में कौन कौन सी डेट है वो देख लीजिए आप। 4, 6, 7, 8, 9 भरी हुई है, कितनी भी आप डेट देख सकते हो। यहाँ पर यह भी दिया हुआ है उन डेट में उसको गुरु की पूजा करनी पड़ेगी क्या,
त्रिबल शुद्धि में गुरु की पूजा करनी पड़ती है कन्या को, और वर को पूजा करनी पड़ती है सूर्य की। जनरली कन्या को गुरु की पूजा आजकल हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कन्याओं की जो मैरिज की एज है 21 ईयर से ज़्यादा है। गुरु की पूजा तब की जाती थी जब छोटी उम्र की लड़कियों की मैरिज होती थी, इसलिए आजकल हमें पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अब एनीवेज वो नेटिव कहता है वही जुलाई में आप निकालिए, हमें 15 तारीख के आसपास एक मुहूर्त चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 15 तारीख के आसपास नेटिव बोल रहा है, तो जुलाई में मेष राशि की कन्या का मैरिज हो सकती है 14 और 18 को, 9, 14, 18, 19, तो 15 तारीख के आसपास 14 और 18 देख ली। अब जो बॉय है या वर है उसकी राशि है तुला, तो अब ये वर इधर आ गया, हम इसकी तुला राशि में पहुंच जाते हैं। तो अब ये देखिए तुला राशि में मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पर अब तुला राशि में भी देखिए, वहाँ पर देखिए कन्या की 14 तारीख आ रही थी डेट, मगर यहाँ पे वर की तारीख आ रही है 18। अब देख लेते हैं कन्या में भी 18 है क्या। तो देखिए 18 ये कॉमन है वर और कन्या दोनों में। 15 तारीख के आसपास हमसे आके कहा उसने कि भाई 15 के आसपास निकालिए, तो कन्या के केस में तो 14 भी पॉसिबल है जो मेष लग्न की कन्या है, मगर वर के केस में 18 आ रहा है और कन्या के केस में भी 18 जुलाई आ रहा है। इसका मतलब 18 जुलाई के बारे में हम सोच सकते हैं। तो वो आपने एक काम हो गया, हमने उसकी डेट डिसाइड कर ली 18 जुलाई, और साथ में आप 9 जुलाई भी देख सकते हो। यहाँ पे 9 जुलाई भी कन्या के केस में भी है और वर के केस में भी आप देखोगे तो जुलाई में, ये आप जुलाई में आ जाइए, 9 जुलाई है। तो 9 और 18 दो डेट हमने यहाँ पर ले ली है, दोनों डेट। अब हम क्या करेंगे, ये डेट हमने नोट कर ली। अब हम जाएंगे यहीं पर इससे पिछले पेज पर, और यहाँ पे अलग अलग मुहूर्त में किस डेट का कैसा मुहूर्त है वो दिया हुआ है। जुलाई में आप चले जाइए, देखिए जुलाई दे रखा है 9 जुलाई। 9 जुलाई का ये आपको स्थिति दे रखी है, यहाँ पे कौन से ग्रह कहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, या ये मुहूर्त का टाइम भी दे रखा है, सुबह 5:30 से लेके 11:25 तक ये मुहूर्त है। शनिवार, आषाढ़ शुक्ल, ये सारी इसकी डिटेल दे रखी है। अब हमें देखना है कि ये मुहूर्त कैसा है, अच्छा है या खराब है। तो आप देखिए ये लाइंस बनी हुई हैं, एक जीरो बना हुआ है। यहाँ पे जीरो एक दोष को रिप्रेजेंट करता है। जब हम मैरिज की वो डेट डिसाइड करते हैं उसमें 10 तरीके के दोष होते हैं। एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब वो, इन्हें लतादी दोष बोलते हैं। लाइन बनी हुई है, इसका मतलब वो दोष नहीं है। हर एक लाइन एक चीज़ को सिग्निफाई करती है। तो मैं वहाँ उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कभी किसी और क्लास में वो एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं केवल डेट निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो हमने देखा है यहाँ पे 9 यदि लाइन आ रही है और 1 आपका 0 आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा ही है। 7 से ज़्यादा यदि लाइन है तो उस मुहूर्त को हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। 8, 9, 10 तक भी लाइन ही होती है, मतलब कोई दोष भी नहीं होता, वो तो सबसे बेस्ट मुहूर्त हो गया। मगर यहाँ पे 9 लाइन्स है और 1 0 है, स्टिल यू कैन से इट इज़ ए वेरी गुड मुहूर्त। बाय द वे, जैसे ये रहा होता 14 जुलाई का, हम देख ही नहीं रहे हैं वैसे तो 14 जुलाई में आप देखोगे कि ओनली 5 लाइन है और 5 जीरोज हैं, तो इस दोष को हम, इस मुहूर्त को हम अवॉइड करेंगे। इतना अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाएगा। एक दूसरा मुहूर्त आप देख रहे हो कि वो 18 जुलाई को आ रहा था, तो 18 जुलाई वाले मुहूर्त में भी आप देखेंगे कि 9 लाइन है और 1 0 है, तो इस मुहूर्त को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तब हम क्या करेंगे, नेटिव को कहेंगे कि भाई आप डिसाइड कर लीजिए, आपका 9 जुलाई का मुहूर्त भी अच्छा आ रहा है और 18 जुलाई का मुहूर्त भी अच्छा आ रहा है। ये दोनों मुहूर्त अच्छे आ रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कहीं गुरु पूजा या उस तरीके का तो नहीं है, वो भी मेंशन्ड होगा। तो हमने कन्या के केस में देखा पूज्य गुरु है ही नहीं, आपका कोई इस तरीके का दोष नहीं है। अब वर के केस में देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्य की पूजा करनी होती है वर के केस में, तो यहाँ पे 14 अप्रैल से लेकर 13 मई तक, 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य पूज्य हो गया, मतलब सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद नहीं है तो देखिए 18 जुलाई को आपको सूर्य की पूजा भी नहीं करनी है, तो हम उसको नेटिव को बोलेंगे भाई आप 18 जुलाई को मैरिज कर सकते हो। अब 18 जुलाई को मैरिज आपने बता दी, आपने देख लिया, वहाँ पे लतादी दोष वगैरह में भी हमने देख लिए। हर एक दोष एक चीज़ को सिग्निफाई करता है, और इन पंचांगों में जो आपका दोष एक्सेप्टेबल नहीं है वैसे मुहूर्त वैसे ही नहीं दिए होते, इसलिए आप पंचांग से देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन सा दोष आ रहा है। जैसे मृत्युवर्ण वगैरह जो दोष होते हैं उसमें हम मैरिज नहीं करते,
तो ऐसे दोष वाले मुहूर्त दिए भी नहीं होंगे इस पंचांग के अंदर। तो पंचांग में जो भी दोष दिए हैं उसके हमने 2 स्टेप देखने हैं। पहले हम यहाँ से डेट देखेंगे और डेट देखने के बाद हम वहां पर जाएंगे और वहां देखेंगे वो किस तरीके का मुहूर्त है जिसमें आपकी 6-7 से ज्यादा लाइन और 2-3 जीरो हो। ऐसे मुहूर्त को हम मान सकते हैं, या 9 लाइन और 10 लाइन जिसमें आ रही हो। 10 लाइन वाला तो बेस्ट मुहूर्त हो गई। अब डेट डिसाइड करने के बाद जो दूसरी चीज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी शुभ मुहूर्त में, वो हम डिसाइड करते हैं लग्न। और लग्न डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लग्न डिसाइड करने का मैं यहाँ पे आपको तरीका बताऊंगा कि लग्न का मतलब ये होता है कि उस नेटिव की जिस वक्त शादी होगी, एक दिन में लग्न लगातार बदलती रहती है। आपको मालूम है कि हर 2 घंटे के करीब करीब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक एक लग्न होती है और उसके बाद लग्न बदल जाती है। तो लग्न बदल जाती है तो हम किस लग्न में किसी भी नेटिव की हम मैरिज का विचार कर सकते हैं, वो देखना जरूरी है। और उसी टाइम से जो आपका टाइम ऑफ मैरिज जो हम डिसाइड करते हैं कि इतने बजे का मुहूर्त है, आपने सुना होगा रात में 10 बजे का मुहूर्त है, रात में 11 बजे का मुहूर्त है, रात में 12 बजे का मुहूर्त है। तो वो मुहूर्त हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं आपको लग्न देखने का तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर हम कैसे लग्न डिसाइड करेंगे। हालांकि उसके बहुत सारे नियम हैं, मगर यहाँ पर लग्न का ये एक चार्ट दिया हुआ है। आप इसमें विश्व विजय पंचांग को आप देख सकते हो। मैं विश्व विजय पंचांग को कंसीडर करके ही बता रहा हूँ। आप पेज नंबर 151 खोल लीजिए। यहाँ पर ये पेज नंबर 151 है विश्व विजय पंचांग में। आप लग्न से रिलेटेड यदि आप देखना चाहते हो, वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि लाइक आपके लग्न में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, आपकी बर्थ लग्न से जो मैरिज की लग्न है वो 8th हाउस की लग्न नहीं होनी चाहिए, उससे 8th। इस तरीके के कई सारे दोष हैं, मगर फिर भी जो आपने एक बार लग्न चार्ट बना लिया, तब हम देखते हैं वहां पर हम पॉइंट एलोकेट करते हैं। पॉइंट एलोकेट इस तरीके से करते हैं, आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्रहों के नाम लिखे हैं: रवि, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब हमें क्या करना है कि यदि रवि मीन्स सूर्य है 3, 6, 8 एक हाउस के अंदर है, तो हम 3.5 पॉइंट एलोकेट कर देंगे जो आप लग्न निकाल रहे हो उसमें। मतलब आपने डिसाइड किया 11 बजे की लग्न देखी, तो 11 बजे की आप लग्न का चार्ट बना लीजिए। आपने जो चार्ट बनाया उसमें आपने देखा कि यदि रवि 3, 6, 8 और 1 हाउस में है तो 3.5 पॉइंट दे देंगे, बाकी में तो कुछ भी नहीं देंगे। इसी तरीके से चंद्रमा मून मीन्स 2, 3 और 11 में है तो उसको 5.5 पॉइंट दे देंगे। मंगल 3, 6, 11 में है तो उसको 1.5 पॉइंट देंगे। बुध हमारा इनमें से किसी में भी है, 1, 3, 5, 9, 10, 11 के अंदर है तो उसको हम 2 पॉइंट दे देंगे। इसी तरीके से गुरु 2, 3, 6, 9, 10, 11 के अंदर है तो उसे 3 पॉइंट दे देंगे। शुक्र आपका 1, 4, 9, 10, 11 के अंदर है तो उसे 2 पॉइंट दे देंगे। शनि 3, 6, 8, 11 में है तो उसे 1.5 पॉइंट दे देंगे। राहु 3, 6, 8, 11 में है तो उसको 1.5 पॉइंट दे देंगे। केतु 3, 6, 8, 11 में है तो उसे 1.5 पॉइंट दे देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पॉइंट दे दिए। ये आप इन सभी पॉइंट्स का सम 20 होता है। अब 20 में से यदि 12-13 से ज्यादा पॉइंट टोटल हो रहे हैं तो उस लग्न को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट मुहूर्त निकालने पर जाओगे तो वो आपका निकालना पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी मैरिज नहीं हो सकती यदि आप एग्जैक्टली परफेक्ट मुहूर्त निकालना चाहो। हम चंद्र शुद्धि जरूर करेंगे। चंद्र शुद्धि करने का तरीका मैं पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपने लग्न कैसे निकालनी है वो मैंने अभी बताया। आप जिस टाइम का मुहूर्त निकाल रहे हो उस टाइम का आप चार्ट बनाओगे, कुंडली बनाओगे नेटिव की, और यदि रवि, चंद्रमा और ये इन ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से उन्हें पॉइंट दोगे। यदि इन हाउसेज में वो हैं तो आप पॉइंट दे दोगे, इन हाउसेज में नहीं है तो आप उसे कोई भी पॉइंट नहीं दोगे। और सभी पॉइंट का सम 12-13 या जितना ज्यादा है उससे उतना बेटर है, मगर 12 से जनरली कम नहीं होना चाहिए। इन जनरल उससे ज्यादा ही होना चाहिए, और 15, 16 या इतना हो तो उस लग्न को हम मैरिज के लिए सुटेबल मान लेंगे। अब लग्न में भी यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीजें बताई हुई हैं जिन चीजों को आप ध्यान रख सकते हो। तो मैं क्योंकि मैं इस मैरिज मुहूर्त से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको इससे रिलेटेड भी यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ, और ये सारा कुछ पंचांग में अवेलेबल है, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब पेज नंबर 20 पर जाएंगे। अब लग्न निकाल रहे हैं नेटिव की, तो आपको ध्यान रखना है कि दिन में आपकी सभी 12 लगने आती हैं। तो अब रात में आपने जो भी डिसाइड किया, आप जो भी टाइम देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उसकी लगन लेकर एक चार्ट बना लेंगे, और जैसे मैंने अभी पीछे बताया था उस तरीके के हम
पॉइंट उसको देंगे। यदि वो पॉइंट 12-14 से ज़्यादा है तो लग्न ठीक होगी। अब उसमें और कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। विवाह लग्न में चंद्रमा एवं सभी पाप ग्रह वर्जित है, मतलब लग्न के अंदर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इसका भी पीछे चार्ट है, मगर मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो लग्न में, विवाह लग्न के अंदर चंद्रमा और सभी पाप ग्रह वर्जित है। इसको मैं पीछे एक चार्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी 1 मिनट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये सभी तरीके के 10 दोषों के बारे में यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको जानकारी सभी 10 दोषों के बारे में होनी चाहिए कि कौन सा दोष कब लगता है। मगर जब आप एक पंचांग की हेल्प ले रहे हैं तो पंचांग अपने आप में एक कंप्लीट लिटरेचर है जो कि इन सभी चीजों को कंसिडर करके बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए लग्न शुद्धि का तरीका। ये विवाह लग्न शुद्धि चक्रम है, इसे आप याद रख लीजिए। पेज नंबर 151 पर मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिसको भी ये याद नहीं है वो भी देख सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो उसका आप लग्न विवाह की जो भी लग्न बना रहे हैं, आपने विवाह का चार्ट बनाया है। लगने का मतलब आप समझ जाइए, जिस टाइम आप उसका मैरिज का टाइम वो निकाल रहे हो उस टाइम का आप उसका चार्ट बनाइए। जैसे किसी बच्चे का बर्थ होता है तब उसका जब चार्ट बनाते हैं, यदि उसके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और पाप ग्रह हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब लग्न में ही बैठे हुए हैं चंद्रमा और पाप ग्रह, तो वो लग्न आप नहीं देंगे। सेकंड में कोई दोष नहीं है, कुछ भी हो तो चलेगा। थर्ड हाउस के अंदर आपका शुक्र नहीं होना चाहिए। फोर्थ फिफ्थ में कोई भी हो एक्सेप्टेबल हो जाता है, मगर 6th हाउस में चंद्रमा, शुक्र और लग्नेश नहीं होना चाहिए। उसकी मैरिज की लग्न के 6th हाउस में चंद्रमा, शुक्र और लग्नेश नहीं होना चाहिए। 7th हाउस में सभी आपके ग्रह एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। 7th हाउस बिल्कुल खाली होना चाहिए। 8th हाउस के अंदर चंद्रमा, मंगल, कोई भी शुभ ग्रह और लग्नेश, मतलब चंद्रमा, मंगल, शुभ का मतलब बृहस्पति और शुक्र, और लग्नेश नहीं होने चाहिए। 9th हाउस के अंदर कोई वो नहीं है। 10th हाउस के अंदर मंगल नहीं होना चाहिए, और 12th हाउस के अंदर शनि नहीं होना चाहिए। यदि ये है तो ये दोष माने जाते हैं आपके। अब ये दोष हैं तो फिर आप उसमें किसी ज्योतिषी को कंसल्ट करें और वो उनका परिहार बता देगा। बहुत सारे दोषों का परिहार हो जाता है। नीचे मैंने बताया आपको। इसके बाद आपने विवाह लग्न डिसाइड कर ली, तो विवाह लग्न डिसाइड करने के बाद भी आप ये पॉइंट काउंट करेंगे। ये पॉइंट आपके 14, 12 या 14 से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए। जितने ज़्यादा है उतना, इसको हम विषोपक बल बोलते हैं, विमशोपक बल बोलते हैं। विमशोपक बल जो लग्न का है, इट शुड बी ग्रेटर देन 14 और 16, और जितना ज़्यादा होगा उतनी वो लग्न स्ट्रांग होगी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर किसी की भी नेटिव की आपकी विवाह लग्न आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी नेटिव आया तो नेटिव जनरली आपको टेंटेटिव डेट्स लेकर आता है। वो कहता है भाई हमारी मैरिज इस टाइम पर आप डिसाइड करिए, इस डेट को डिसाइड करिए। तो मैंने बताया उसके 2 पार्ट हैं आपके विश्व विजय पंचांग के हिसाब से। सबसे पहले आप दोनों वर और वधू की वो नाम राशि ले लेंगे। जनरली नाम राशि होती है, यदि उनकी सारी डिटेल अवेलेबल है तो उससे ले लेंगे आप। और नाम राशि लेकर हम क्या करेंगे, उन दोनों की कॉमन डेट्स देख लेंगे जो उनकी नाम राशि के लिए एक्सेप्टेबल है। अब उस डेट के हिसाब से हम जाएंगे और लतादी दोष देखेंगे कि उस डेट के मुहूर्त में कौन सा दोष है। यदि कम दोष हैं, 8 या 9 यदि आपकी लाइन है और 1, 2 0 है तो वो अच्छा मुहूर्त माना जाता है। 10 वाला तो बेस्ट माना ही जाता है। आपने मुहूर्त निकाल लिया और वो डेट आपकी डिसाइड होगी। अब डेट होने के बाद आपने उस डेट के टाइम पे मैरिज का टाइम, जिसको हम फेरों का टाइम बोलते हैं, कि उनका जो पाणी ग्रहण संस्कार होगा, फेरे किस टाइम पड़ेंगे, वो टाइम निकालने के लिए हम उससे टेंटेटिव टाइम लेंगे और वो टाइम के हिसाब से, उन नेटिव के हिसाब से हम उनका चार्ट बनाएंगे। तो उसमें 1-2 चीज़ें नेटिव की लग्न के हिसाब से ध्यान रखनी होती है कि जो मैरिज की लग्न है वो नेटिव की लग्न से 8th नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं नेटिव की लग्न मेष है तो वो आपका स्कॉर्पियो या वृश्चिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने उसका लग्न चार्ट बनाया उस टाइम का, फिर उसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे लग्न में आपका चंद्रमा और कुरूर ग्रह नहीं होने चाहिए, इस तरीके से वो देखेंगे। फिर हम उसका विमशोपक बल देखेंगे टोटल।
जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और वो बल यदि आपका 12 या 14 से ज़्यादा आ रहा है, जितना ज़्यादा आ रहा है उतना बेटर है, तो हम उसको टाइम दे देंगे। इस तरीके से हम कंप्लीट मुहूर्त निकालने में कैपेबल होंगे यूजिंग दिस विश्व विजय पंचांग। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और यदि आपको कोई सुझाव देने हो तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं जानकारियों को और थोड़ा विस्तृत कर सकूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।